इसलिए हमने क्योंकि हम लोगों को इसी तरह से ट्यून्ड अप किया गया है। हम हर डिमांड हमारी ऐसी होगी, ये हमारी जाति को फायदा हो जाएगा, ये मेरे परिवार को फायदा हो जाएगा, ये मेरी पार्टी को फायदा हो जाएगा। हम टुकड़ों में हर दिन ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही एक बात को पूरी ताकत से, बिना किसी इफ एंड बट के, और कभी मायूस नहीं हुए। इस सफर में मायूसी का कोई क्षण ऐसा नहीं आया हो कि जो हमको लगता हो कि यार ये सब करने से क्या फायदा है, कुछ नहीं होने वाला। पूर्ण विश्वास है और हर दिन मजबूत होता है। आप सब जानते हैं कि आज जो संकट है हमारे यहां संविधान को लेकर के, संविधान में चर्चाएं हो रही हैं, संविधान को बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई कहता है संविधान बदल देंगे, कोई कहता है कुछ अलग अलग बातें चल रही हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा, जब ये राष्ट्र धर्म यहां लिखा था तो मैं ज्यादातर आपसे राष्ट्र पर केंद्रित रहना चाहता था। लेकिन आप राष्ट्र पर केंद्रित जब होंगे जब आपको पता चलेगा कि स्टेट एंड नेशन में फर्क होता है। स्टेट संविधान से चलती है, आईपीसी से चलती है, संसद के नियमों से चलती है, लेकिन राष्ट्र हमारी मान्यताओं से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। इसलिए उसको और छोटा मैं कर दूं, एक परिवार में पुरुष क्या है? पुरुष देश है और मां राष्ट्र है। मां की जिम्मेदारी है हमारी परंपरा क्या है, हमारे त्योहार क्या हैं, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, ये सिर्फ मां को पता रखना है। और घर के अंदर की बॉस मां है। पिताजी को ध्यान रखना है कि रेड लाइट पर रुकना है, नहीं रुके तो फाइन हो जाएगा। पिताजी देश को रिप्रेजेंट करते हैं और मां राष्ट्र को प्रेजेंट करती है। लेकिन हमने मां को क्या बनाया? ओ वीकर सेक्स, ओ ये तो कमजोर है। पता नहीं किस मूर्ख ने ये बता दिया आपको कि मां कमजोर होती है। उनको मजबूत करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। कहां सुना आपने? बताइए। मां ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। मां को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। मां को कमजोर करने का मतलब आप फिजिकल सेंस में समझते हैं। और मां क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे पुरुषों को पता होना चाहिए। ये जो अकड़ है ना कि हम पुरुष हैं, वंश हमारे नाम से चला, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ना तब तक वही परंपरा थी। गुरुकुल में आज भी वही परंपरा थी। लेकिन बीच में अंकल सैम आए और उन्होंने हमको ज्ञान देना शुरू किया। आज भी अमेरिका हमको ज्ञान दे देता है। भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, ये सुना है आपने? और सडनली हम लोग हो जेंडर जस्टिस नहीं है। उन गधों से पूछो, भारत में जिस जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हो, भारत पिछले 70 साल से डेमोक्रेसी में आया है। इस 70 सालों में हमने 19 साल तक एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। 400 साल से ऊपर हो गए अमेरिका को, हिम्मत नहीं हुई कि एक भी महिला को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाए। वो हमसे कहता है जेंडर जस्टिस नहीं है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लाम में महिला, अगर महिला की गवाही कोर्ट में होनी है तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। इस्लाम में महिला सत्ता पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे यह माना जाता है कि महिला की अकल टखनों में होती है, महिला इनकॉम्पिटेंट होती है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन हमने, और इत्तेफाक से ये बीजेपी के खाते में गया, भारत की धरती पर पहली मुसलमान मुख्यमंत्री बीजेपी की सपोर्ट से कश्मीर में बनी है। भारत के संस्कार थे, भारत की भूमि का असर था कि पाकिस्तान जैसे शहर में, उस देश के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री बनी और साड़ी पहन के बनी है।
इसी बांग्लादेश को जमीन से काटा, लेकिन आस्था तो हमारी वही थी ना। आपने जमीन से लाइन खींच देने, बांग्लादेश नहीं बदल गया। बांग्लादेश में भी एक महिला प्रधानमंत्री बनी, और वो भी साड़ी पहने हुई थी, बुर्खा नहीं पहने थी। पूरे अरब वर्ल्ड में बताओ, इस्लामिक देश में बनाओ, कहां महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनी। हमारी इतनी शक्ति है, वो लोग ढूंढ रहे हैं शक्ति कहीं और ढूंढने में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप आज उठा ले तो अच्छा है, कल किसने देखा है मैं नहीं जानता। इसलिए जो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा था वो जरा सुन लें, ध्यान से सुन लें। 25 फरवरी 1968 के दिन विदेश में एक विदेशी महिला से मुलाकात कराने वाला एक साथी राजीव गांधी से मिली 272 और उनकी शादी हुई 1968 में। इस क्रोनोलॉजी को सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं आपसे। 19 जून 1970 को भारत को एक महान वैज्ञानिक मिला। उसके चमत्कारों से अमेरिका खुद सदमे में आ गया है। उनका नाम था राहुल गांधी। 12 जनवरी 1972 को एक और चमत्कार हुआ, जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनके बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी होती है। ये मैंने इसलिए आपको क्रोनोलॉजी दे रहा हूँ कि इसको एक बार घर में सुनिएगा, तो जो बात आज आप खुले मंचों से सुन रहे हैं, जो टेलीविज़नों पे डिबेट हो रही है, तब आप उस नतीजे पे पहुँचेंगे। क्योंकि हम भोले भाले लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हम जो बहुत ख़तरनाक कोई प्लान नहीं बनाते किसी के मारने का या किसी के बारे में, तो हम दूसरे के बारे में भी ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये हमारी एक साइकोलॉजी है। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई, और जब मैंने आपसे कहा कि 68 में शादी राजीव गांधी की हुई, शादी के बाद 68 में ही अफगानिस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, राइट। और इंदिरा गांधी के साथ में राजीव गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, और इंदिरा गांधी के साथ इस देश का एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन डिप्लोमेट, मेरे बड़े उनसे पास के संबंध रहे हैं, इसलिए उनको निजी तौर पे जानता हूँ, वो भी मौजूद थे। तो जो प्रोग्राम तय हुआ वो ऑफिशियल प्रोग्राम था, लेकिन यकायक श्रीमती इंदिरा गांधी ने अफ़गानिस्तान में ये डिमांड की कि मैं राइड पे जाना चाहती हूँ। तो वहाँ के लोगों ने समझाया कि ये सब रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ जाना चाहती हैं आप। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, मैं बस ऐसी राइड पे जा रही हूँ। तो सिक्योरिटी की गई। उस वक्त तक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का संकट नहीं था, और इंदिरा गांधी राइड पे गई, और यकायक इंदिरा गांधी ने अपनी कार से देखा कि कोई 100 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी सी पड़ी हुई है, कुछ बड़ा शैबी सा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा ये तो ऐसी खंडर सी जगह है। इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया, और इंदिरा गांधी वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद वहाँ खड़ी हो गई। तो उस झाड़ियों के बीच में एक टूटी सी मज़ार थी, और वहाँ वो खड़ी रहीं, और खड़े होने के बाद वो उनके पीछे नटवर सिंह साहब भी थे, वो भी वहाँ खड़े रहे, और कोई 3-4 मिनट तक काफ़ी देर मौन रहीं वो। तो नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि मैडम व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, आई एम जॉगिंग माई मेमोरी, मतलब मैं अपने याद को कुछ खोजने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर वो वापस आ गई। नटवर सिंह ने किताब लिखी है, जो कांग्रेस परिवार के सबसे नज़दीकी थे, लेकिन बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेट रहे, और मैं पाकिस्तान के एक
प्राइवेट टेलीविज़न को इंडिया में काम करता था, तो मेरी उनसे बातचीत होती थी, बहुत मानते थे। उन्होंने जाते जाते एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। पेज नंबर 40 के तीसरे पैरे में ये लिखा है कि उस झुंड में, उस झाड़ी के अंदर जो मज़ार थी, उस पे लिखा था बाबे बागबर, वो बाबर की मज़ार थी। तो इंदिरा गांधी 2, 3, 4 मिनट तक वहाँ मौन क्यों रहीं? और फिर जब नटवर सिंह ने पहुंचा तो उन्होंने लिखा है, नटवर सिंह ने कट टू कट लिखा है, किताब पढ़ के देख लीजिए आपको। तो ये 1968 की घटना मैंने यहाँ से इसलिए ली। और उसके बाद में फिर 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। और ये सब इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड जो है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर का हाउस था, अब तो बदल गया है, तो उस घर के सामने सड़क थी और सड़क के दूसरी तरफ ऑफिस हुआ करता था। उस ज़माने पीएम का हाउस कहलाता 1 सफदरजंग रोड। तो ये वहाँ की घटना है। और संजय गांधी की शादी हुई और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी पैदा हुए। और मात्र 2 साल का उनका बेटा था वरुण गांधी, 2 से 1.5 साल का। कौन था इंदिरा गांधी के घर में जिसने संजय गांधी की पत्नी को, नहीं सॉरी, हाँ, वरुण गांधी पैदा हुए 13 मार्च 1980 को, और 23 जून 1980 को संजय गांधी रूटीन में घर से निकल करके दिल्ली जाते थे। और सफदरजंग एनक्लेव में उसमें रहती थी वो, एक सफदरजंग रोड पे। और वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का एक सफदरजंग फ्लाइंग क्लब था, वो रोज़ प्लेन उड़ाते थे। उस दिन वो प्लेन उड़ाने गए और उनका प्लेन हवा में क्या हुआ, और संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। और उस समय मैं समझता हूँ कि वरुण गांधी की उम्र मात्र 2 साल की थी। आप सोचिए कि 23 जून 1980 को संजय गांधी की डेथ होती है, और 28 मार्च 2082 को प्राइम मिनिस्टर के घर से मेनका गांधी और 1.5 साल के बच्चे को सामान समेत निकाल के सड़क पे फेंक दिया जाता है। ठीक है साहब, यहाँ तक भी आपकी बात अभी अभी समझ में आएगी, बाद में और आ जाएगी। और 31 अक्टूबर 1940 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक विदेशी टेलीविज़न इंटरव्यू लेने आया था। और इंटरव्यू उनके घर में नहीं होना था, उनके ऑफिस में होना था। ऑफिस और घर के बीच में सिर्फ एक सड़क थी। इंटरव्यू का जो टाइम था, उस टाइम में आज तक कोई नहीं बता पाया कि घर से किसने टेलीफोन किया उस विदेशी टेलीविज़न को कि मैडम 15 मिनट लेट आएंगी। और मैडम 15 मिनट लेट गई, और फिर उसके बाद आपको पता है कि उनकी हत्या हो गई। हत्या होने पे जो लोग वहाँ पहली फुर्सत में थे, जहाँ से एक ऐसा हॉस्पिटल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर न जा कर के कहीं दूसरी जगह लेके गए। वो हॉस्पिटल के उस गेट पे पहुँची जिस पे ताला लगा हुआ था, और वहाँ से लेके जब एम्स पहुँची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक साहब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती आपको। और 1984 के बाद में 31 दिसंबर 1984 को उनके पति 40 साल के राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और 21 मई 1991 को देश में कोई 12 से 13 सभा होनी थी। उन 12 से 11 सभा में मौजूद थी, और श्री पेरुम्बदूर की सभा में वो मौजूद नहीं थी। और ये बताया गया कि तमिल टाइगर्स का नाम लिया गया। उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर लगा करके राजीव गांधी को श्री पेरुम्बदूर में मौत के घाट उतार दिया। अब एक सामान्य सी घटना है, एक सामान्य से रूप से सोचिएगा। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की डेथ होती है, मात्र 1 महीने के अंदर। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिंदू या क्रिश्चियन होने की बात है। हमारे घर में 2-4 साल कोई नौकर भी रहता है तो उसके परिवार की हमको चिंता हो जाती है। इवन हम कुत्ता भी पाल लेते हैं तो 2-3 साल में इतना लगाव होता है कि उसको डेथ हो जाती है तो थोड़ा मन आपका ख़राब रहता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है, और 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाता है, जिसमें सैम पिट्रोडा भी मौजूद है, जिसमें एक ऐसा महान देश का वित्त मंत्री, एक ऐसा महान देश का होम मिनिस्टर, जिसने ये डिक्लेयर किया कि उसके पास ये जो करोड़ों की दौलत है ये सब्जी उगाने से है।
और जब लोगों ने ढूंढा कि ये सब्जी कहाँ उग रही थी तो 9 करोड़ का गोभी गमले में उग रहा था। वो चिदम्बरम भी उस ट्रस्ट का मेंबर है। और उसके बाद में जो असल चीज़ जहाँ मैं लाना चाहता था, ये मैंने आपको वहाँ से बताया कि मैंने पहले कहा कि गो टू द डीप स्टेट होती क्या है, और ये घटनाओं के बताने के बाद फिर आप ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा आविष्कार राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने पैदा किया था 97 में, प्रियंका गांधी की शादी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर जहां पीतल नगरी कहा जाता हो, सामान्य से व्यापारी में उस व्यापारी राजेंद्र वाड्रा के बेटे रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी की शादी होती है। यहाँ तक भी कोई बात नहीं लगती आपको। 21 जून 2000 को देश का मोस्ट ब्रिलियंट आदमी है, बहुत उनको नज़दीक से इसलिए जानते थे, वो यूपी के रहने वाले थे, गाज़ियाबाद के, और फोर्सेस में थे, वहाँ से छोड़ के आए थे, इस्तीफ़ा दे के आए थे, और राजीव गांधी के उसमें आए थे कि भाई चलो यंग टर्क आएंगे। वो आदमी दिल्ली से कार से निकलता है, देश का 5 साल गृह मंत्री रहता है, कार से निकलता है दिल्ली से, और जयपुर के रास्ते कार एक्सीडेंट में राजेश पायलट की मौत हो जाती है। कोई आज तक न उसका पोस्टमार्टम हुआ है, न आज तक कोई कमीशन उसके ऊपर बैठा है। वो चले जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 अप्रैल 2001 को ये घटना देश के कम लोगों को पता हो गई है। 2001 16 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा एक अज्ञात महिला के साथ दिल्ली से कार से निकलती है। और ये ध्यान रखिएगा कि राजेश पायलट की मौत होते वक्त भी गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, और जब उनकी बहन मिशेल वाड्रा निकली हैं, उनके साथ एक अज्ञात महिला थी, और अलवर के पास बिहोर नाम की एक जगह है, कार वहाँ पहुँचती है और उसमें आग लग जाती है। उनकी बहन और उनके साथ जो अज्ञात महिला है वो जल के राख हो जाती है। न कोई इंक्वायरी है, न कोई सवाल है, न जवाब है। और उसके बाद 30 सितंबर 2001 देश का सबसे पढ़ा लिखा, स्मार्ट, राजनीति राजाओं महाराजाओं के माध्यम से उनके खून में थी, दिल्ली से बिल्कुल नए चार्टर्ड प्लेन में, जिसमें 4 पत्रकार भी थे, दिल्ली से जहाज़ उड़ता है, दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करता है, और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है मैनपुरी, वहाँ पहुँचता है, और नए प्लास में धमाका होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। इस पे कभी कोई सवाल नहीं है, बस हो गई, बात ख़त्म हो गई। और 2003 में प्रियंका गांधी का देवर, उसका नाम है रिचर्ड वाड्रा। ये मैं भारत की पहली इतनी ताकतवर फैमिली जो सबसे मजबूत है, पिछले 60-70 सालों से सस्ता में है, ये मैं उसके घर की बात बता रहा हूँ, किसी बेचारे गरीब घर की नहीं बता रहा कि बेटा मर गया तो पता ही नहीं चला, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, किसी ने पूछा नहीं, कोई FIR नहीं लगी। प्रियंका की के ये जो उनकी वो थी, क्या नाम है, देवर रिचर्ड वाड्रा। रिचर्ड वाड्रा दिल्ली के एक बिल्कुल शैबी से, बहुत ही, जिसको शैबी का मतलब होता है बहुत ही खराब स्थिति में, एक कमरे में सुसाइड करके मरे पाए गए। कभी खबर सुनी आपने? कभी हंगामा हुआ इसमें? ये सबसे बड़ी ताकतवर फैमिली की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में इस सब का कल्मिनेशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस मैगज़ीन का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान के सबसे महान पत्रकार, बेहतरीन पत्रकार, अच्छे पत्रकार, वो अब नहीं रहे। वो उस मैगज़ीन के एडिटर थे, और उस मैगज़ीन का नाम है आउटलुक। और उस आउटलुक मैगज़ीन के एडिटर ने प्रियंका गांधी के ससुर, उनका इंटरव्यू किया। 60 साल उनकी उम्र थी। उनका नाम था राजेंद्र वाड्रा, और अंग्रेजी में इंटरव्यू है।
आप गूगल पर सर्च कर लेना। उस इंटरव्यू की हेडलाइन क्या थी? उस इंटरव्यू की हेडलाइन थी अंग्रेजी में, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता, ये उसकी हेडलाइन थी। ये प्रियंका के ससुर ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के 15 दिन के बाद दिल्ली के अंदर टिपिकल एक मिडिल क्लास का जो मार्केट होता है, जहाँ कोई स्टोव ठीक करा लो, चप्पल ठीक करा, उस मार्केट के एक ऊपर के कमरे में चेन से उनकी लाश मिली है। कोई इंक्वायरी हुई इस पे? इसी को डीप स्टेट कहते हैं। उसी डीप स्टेट जिस सोरस का आजकल आप नाम सुन रहे हैं, उसी की एक संस्था है, शायद फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी करके है, उसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। और कमाल की बात यह है कि सोनिया गांधी और वाड्रा के परिवार में वाड्रा को छोड़कर सब मरे, लेकिन वाड्रा की मां जीवित है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतनी कहानी में उनकी मां कहाँ है, मां को क्यों नहीं करा? लोग कम जानते हैं कि वाड्रा की मां स्कॉटलैंड की रहने वाली है। डीप स्टेट 50 साल पहले गड्ढा खोदते हैं, 50 साल बाद पता चलता है क्या है। इस पूरी फैमिली के अंदर जितने भी लोग इस महिला के इर्द गिर्द सत्ता को चैलेंज कर सकते थे, सत्ता के लिए खतरनाक हो सकते थे, वो सब चले गए। जो आजकल ईडी के चक्कर काट रहा है, मैं सार्वजनिक बात नहीं कहना चाहता, सत्ता के कारण किसी दिन वो भी थे में बदल जाएंगे। ये है डीप स्टेट।